और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यासिर मसूद आफाक हमारे साथ होंगे, जो कि हमें थोड़ा सा कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर टिप्स देने वाले हैं। खास तौर पे हम ड्रग एडिक्शन से छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, या हमारे प्यारों में से अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो हमने उसको छोड़ नहीं देना, उसको साथ लेके चलना है। और बाय वन गेट वन फ्री ऑफर भी आजकल यासिर की चल रही थी, तो हमने सोचा कि साथ ही साथ एक अच्छी हैप्पी मैरिज के टिप्स भी उनसे हम ले लें, क्योंकि इस मौजू पे भी बहुत शौक से बात करते हैं। रही मेरे साथ, अभी आपको यासिर से मिलवाता हूं। सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड कि पाकिस्तान के लीडिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यासिर मसूद आफाक हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर टेलीविजन पे एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग यासिर। गुड मॉर्निंग टू यू टू तौसीक। मतलब जिंदगी हमारी अच्छी भली जा रही थी, आपने कहा नहीं जरूर अब मेंटल हेल्थ की भी आप एक टेंशन देनी है आपने। काश ऐसी जा रही होती। मुझसे जब भी लोग कहते जनाब यासिर साहब कैसा आपका बिजनेस कारोबार कैसा चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहूँ जी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उससे भी वो मायने इम्प्लाई होंगे कि जनाब कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट्स और वो भी हाँ। नफसियाती और जहनी मसाइल के साथ हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बहरहाल, लेकिन ना चाहते हुए भी इस हकीकत का एतराफ़ करना भी ज़रूरी है कि पूरा आलमी सतह से लेकर हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में जो जिस शरह से नफसियाती मसाइल मौजूद हैं, वो वाकई काफ़ी काबिल गौर है। हम लेकिन कंफर्टेबल नहीं होते ये कहते हुए, मुझे जुकाम होगा, ये मेरी नज़र कमज़ोर हो जाएगी, ये मेरे घुटने में दर्द होगा, या इवन मुझे किसी किस्म का भी आरज़ा लाहक है, मैं आराम से बता दूंगा कि, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात करते हुए कहूँगी नहीं नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। क्या मैं कोई पागल हूँ जो मैं डॉक्टर यासिर के पास जाऊँ? ये अब देखिए ना, आपने जो पॉइंट है, अगर आप मुझे कहेंगे पूरा प्रोग्राम इस पॉइंट के ऊपर करें तो मैं करना चाहूँगा। जो स्टिग्मा अटैच्ड है, जो शर्मिंदगी का एहसास वाबस्ता है, ना सिर्फ नफसियाती या जहनी किसी मसले के इतराफ़ में, बल्कि उसके इजहार में भी। अब ये हमारे लिए बहैसियत माहिर नफसियात मेरे लिए सबसे दिक्कत तलब मरहला किसी भी जहनी मर्ज़ के इलाज के लिए ये दरपेश होता है जब मरीज़ खुद या तो इस पे आमादा नहीं होता, उसे इसका एहसास नहीं होता कि वो किसी मसले से गुजरे, जबकि पूरे घर को क्या मोहल्ले को भी पता है कि मोहतरम या मोहतरमा के साथ कुछ मसाइल हैं। अच्छा, लेकिन अगर वो हो भी जाए, अब ये भी उससे ज़्यादा जो तकलीफ दे बात है कि हर समाजी सतह से, हर सोशो इकनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द और फैमिली का ये मसला है कि अगर ये इदराक हो भी गया कि आई एम गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, सम चैलेंज, व्हाई एंड हाउ शुड आई गो टू अ साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, आई विल कैरी अ स्टिग्मा। और नफसियाती मसले का इजहार जो है कमज़ोरी समझा जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द वीकनेस। आई एम डिप्रेस्ड means I am a weak person, I am depressed. No, not at all. Depression is a brain disease. You have got certain variations in your hormones and in your neurotransmitter activities, जिसके नतीजे में आप डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। Just like you have got flu. तो जिस तरह किसी और डॉक्टर के पास जाना है, तो ज़हनी अमराज के डॉक्टर के पास आप बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, आप जब देखते हैं, जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो क्या उनके फिर रिलेशनशिप्स इर्द गिर्द से भी इफेक्ट हो रहे होते हैं? और कई दफ़ा हम देखते हैं कि आपकी छोटी सी चीज़ जो है वो आपकी अनहैप्पी मैरिज की तरफ आपको ले जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, नफसियाती अमराज के मुतल्लिक कहा जाता है कि अनलाइक इवन वेरी आई मीन टर्मिनल डिजीज़ लाइक गॉड फॉरबिड कैंसर या कोई और जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो एक फ़र्द की बीमारी होती है जिसमें हमारी हमदर्दी और एक्सपोर्ट सिस्टम तो कायम होता है, लेकिन पूरी फैमिली मुतासिर नहीं हो रही होती। जज्बाती सतह पर तो शायद हो जाए, लेकिन लॉजिस्टिकली नहीं हो रही होती। एक नफसियाती मर्ज, और वो भी अगर कुछ शिद्दत इख्तियार कर जाए, जिसको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसमें पूरा घराना बिला वास्ता मुतासिर हो रहा होता है। सो ये तो हो गया एक बिल्कुल एक जनरल एक ओवरव्यू। अब आइए रिलेशनशिप्स। हर फर्द मुख्तलिफ ताल्लुकात में बंधा हुआ है। बेटा बेटी, माँ बाप, शौहर बीवी की हैसियत से हम कहीं ना कहीं किसी न किसी ताल्लुक से जुड़े हुए हैं। मैरिटल रिलेशनशिप ऑफ कोर्स सबसे अहम, कि सबसे ज़्यादा शेयरिंग किसी भी रिश्ते में
इस रिश्ते के पस मंज़र में हो रही होती है, इस रिश्ते के हवाले से हो रही होती है, तो किसी एक फरीक का किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार होना इस दूसरे फ़र्द की ज़हनी सेहत को भी मुतासिर करता है और इस ताल्लुक़ की जो सेहत है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप उसको भी मुतासिर करता है बहुत शिद्दत से। और आप खुद तो एक कुएं में गिर रहे होते हैं, लेकिन आप जो आपका ज़िंदगी का साथी उसको भी आप कुएं में खींच रहे होते हैं। अच्छा यासिर, हमें अब थोड़ा सा 3-4 टिप्स आज आपने ज़ाती तजुर्बे में नहीं वैसे बतानी है कि अच्छा नहीं, मैं तो ज़ाती तजुर्बे से भी बता सकता हूँ, बीइंग अ हस्बैंड ऑफ अनदर साइकोलॉजिस्ट, सो आई हैव। अच्छा, दो एक ही घर में? जी। ओहो, ये तो बड़ा औखा काम होगा। अब आप समझ सकते हैं, लेकिन अच्छा जी, बताएं आज आप हमें 4-5 ऐसी टिप्स दें। आजकल का 21वीं सदी का दौर है, डिजिटल दौर है, स्मार्टफोन्स, ये वो, भागम भाग, टेंशनें, महंगाई, मतलब इधर जाना था उधर जाना था, जिंदगी आसान नहीं है। ऐसे में 4-5 ऐसे कौन से स्टेप्स हम उठाएं कि हमारी शादीशुदा जिंदगी जबरदस्त हो जाए? अच्छा, एक तो मैं ज़राए तमहीद एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उन तक ये बात पहुँचे कि हमारे यहाँ जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में, किसी एक डिग्री प्रोग्राम के अंदर भी पेरेंटिंग और मैरिटल रिलेशनशिप्स, पेरेंटल इंस्टीट्यूशन और मैरिटल इंस्टीट्यूशन के मुतालिक कोई नॉन क्रेडिट आवर कोर्स 2 क्रेडिट आवर्स का भी नहीं पढ़ाया जाता। आप 21-22 बरस के बच्चे को खत लिखना, बोलना, टाई पहनना और नौकरी CV बनाना तो बता देते हैं, लेकिन जिस इंतहाई अहम ज़िंदगी के मरहले में वो बच्चा या बच्ची और नौजवान दाखिल हो रहा होगा, आपने उसके लिए तैयार नहीं किया। मतलब शादी का पीरियड होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, देखिए, सुनने में तो ये बात शायद बड़ी मजाक ही लगी कि तौसीफ साहब यहाँ से बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। मैं इसका बहुत बड़ा वकील हूँ कि हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चर्स की शक्ल में, वरना आप उसे 2-3 क्रेडिट आवर्स का, नॉन क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स डिफाइन करें। मैं वॉलंटियर करता हूँ आपके इस प्रोग्राम में इस तवज्जुह से कि अगर कोई यूनिवर्सिटी मेरी खिदमत हासिल करना चाहती है तो शादी का पीरियड शुरू हो रहा है, आप यूनिवर्सिटी अगर किसी में कोई आला मकाम पे मौजूद है तो यासिर साहब वॉलंटियर कर रहे हैं, प्रो बोनो, कोई खर्चा नहीं, कोई पैसे नहीं दे रहे, और ये एक पीरियड पढ़ाएंगे आके, उसका नाम होगा शादी, कामयाब शादी जी के राज। शादी में कामयाबी के राज। अब देखें ना, आप मुझसे 5 टिप्स यहाँ पूछ रहे हैं, अब उन लोगों की जिनको 10 साल हो गए शादी के, उनको वो कहेंगे जी तुसी गल पहले नहीं दसी मैंने। अच्छा जी, पहली टिप क्या है? अच्छा, पहली टिप तो जनाब ये है कि आपका प्री मैरिटल एक वैल्यू बेस्ड मैच मेकिंग होनी चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर आते हैं कि अच्छा जी, अच्छी कामयाब शादी का राज क्या है? क्या तबीयतों में कोई एक सा मिजाज होना चाहिए? वो आपको याद होगा, हम मिजाजी या मिजाज की मुताबिकत का एक सेगमेंट भी किसी ज़माने में आया करता था। आप मुख्तलिफ दिलचस्पियों के हामिल हो सकते हैं और एक खूबसूरत शादीशुदा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप मुतज़ाद वैल्यूज़, जो ज़िंदगी की कदरें हैं, बुनियादी 3-4-5 कदरें हैं, अगर उस पर मुतज़ाद राय के हामिल हैं तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए आपने एक फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी। वेरी नाइस। यानी मुमासिलत वैल्यूज में होनी चाहिए, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स एंड किसी को खाने का शौक है तो किसी को फिल्मों का शौक है, किसी को चाइनीज पसंद है, आपके हस्बैंड को अगर ओरिएंटल देसी पसंद है तो फाइन, अब तो आपके पास ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे, आप चाइनीज पे भी मंगवाएंगे। लेकिन वैल्यूज की क्या मिसाल हुई? मिसाल मटेरियलिज्म। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में बेतहाशा पैसा हो, ठीक है, मेरी शादी मेरा, और मैंने ऐसे देखा शादी से पहले कि वलीमा तो कम से कम फला 5-7 स्टार होटल में होना चाहिए। आपकी वैल्यू है कि आप जॉइंट फैमिलीज को आप कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर खातून खाना कहें कि या आप खुद चाहें कि ये न्यूक्लियर फैमिली, ये बुनियादी वैल्यूज हैं लाइफ। इस पे एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 3-4 बुनियादी जी। फिर एक और बहुत ज्यादा मसला आ रहा है जो आजकल हमें दरपेश है, जो मैरिटल काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, वो है कि जी लड़की ने, यानी खातून खाना ने, बीवी ने नौकरी करनी है या नहीं करनी। इम्पोर्टेंट। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है। इंटरेस्ट बेस्ड नहीं है। ठीक है, इन चीजों पे एक पेज पे होना जरूरी है। 3-4 मोटी चीजों पर आप एक वो करें। यासिर हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और शादी अच्छी चलाने के कुछ उसूल जो है उन पे तो बात हो ही रही है, लेकिन गुफ्तगू के अगले हिस्से में जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक इशू हमारी सोसाइटी का है, ड्रग एडिक्शन, उससे
निकालने के लिए भी ड्रग एडिक्ट को कुछ टिप्स हम यासिर से लेना चाहेंगे। रही मेरे साथ। लाइफ कोच और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यासिर मसूद आफाक आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिक्र चल रहा है कि ऐसे कौन से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको ज़हन में रखा जाए तो शादी बहुत अच्छी गुजरेगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है जी कि शादी को अमूमन ना समझौता का लफ्ज़ या कंप्रोमाइज समझ के ना उसको नेगेटिवली एसोसिएट, नेगेटिव कॉनोटेशन है समझौता से। ठीक है। समझौते की बजाय आप एक्सेप्टेंस ज़हन में रखिए ओके। कि आपने एक्सेप्ट करना है एक फ़र्द जिससे आपने शादी की 22, 25, 23 बरस की उम्र में 22, 23, 25 बरस के तजर्बात का मजमुआ है, जिसमें उसकी कुछ वो जो ज़ाहिरी खुसूसियात जिनकी बिना पर आप उससे शादी कर रहे हैं या अपनी पसंदीदगी का इजहार आपने फरमाया, उसके साथ साथ याद रखिएगा कि उसके अंदर कोई ऐसी आदात, कोई ऐसी शख्सियत के पहलू होंगे जिसमें आप जो आपकी पसंदीदगी आपकी नहीं है उनके लिए, उसे आपने एक्सेप्ट करना है। लोग कहते हैं अच्छा जी ये कैसे? अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी नौकरियों में सड़क पे चलते हुए ट्रैफिक के दौरान, आप इंटरेक्शन के दौरान, अपने सोशल इंटरेक्शन के दौरान कई दफ़ा ऐसे मौके आते हैं आपकी ज़िंदगी में जहां आपका जी चाहता है कि आप रिएक्ट करें, आप नहीं करते, ठीक आप है। उसको एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। सो हैविंग अ वेरी इमोशनली चार्ज्ड अप वाइफ एंड हैविंग अ वेरी डिसरप्टिव अनकूथ हस्बैंड नॉट टेकिंग केयर ऑफ द टॉवल कि वो बेड पर गीला तौलिया नहीं फेंकना, ये भी उसकी शख्सियत का हिस्सा है, आपने उसे एक्सेप्ट करना है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज दी और ये दोनों तरफ से दोनों तरफ से होगा, बिल्कुल होगा, दोनों तरफ से होगा। और तीसरा ये है जी कि लोग क्या कहेंगे, जो एक्सटर्नल प्रेशर शादी के बाद जो पूरे मुआशरा आपसे कुछ तवक्कुआत वाबस्ता कर लेता है, उसके से खुद को बचाने के लिए एक दिफाई हिसार आपने ज़रूर बनाना है। हम एक बड़ी जजमेंटल सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारी सोसाइटी की बहुत सी खूबसूरतियाँ भी हैं, लेकिन जहाँ बिगाड़ पैदा होता है वहाँ ये होता है, जैसे कहते हैं ना शादी में लोग खुशियाँ मनाते हैं, हम खुफियाँ मनाते हैं, तो वो वाला जो मामला है ना वो शादी के बाद भी चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं इस चीज़ का प्रोपोनेंट हूँ कि आप दो अफराद और आपके बच्चे जो हैं, बहरहाल आपकी ज़िंदगी की तरजीहात का तयन का जो डिसीजन का जो न्यूक्लियस है वो बहरहाल आपकी न्यूक्लियर फैमिली होनी चाहिए, जिन वैल्यूज़ पर आप एग्री कर चुके हैं उनकी बिना पर। सो थोड़ा सा आपको अपने लिए ब्रीदिंग स्पेस लेने की ज़रूरत है, वरना लोगों को अकोमोडेट करते करते आपकी शादीशुदा जिंदगी का हुस्न मान पड़ना, फुफियाँ मनाते मनाते फुफियाँ ना मनाएं। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद हम गुफ्तगू को अगले मौजू की तरफ लेकर जाएंगे। यासिर के मियाँ बीवी में झगड़ा कह लीजिए, इख्तिलाफ राय कह लीजिए, कुछ हो गया, क्या बेहतर सोल्यूशन है? क्या थर्ड पार्टी मीडिएशन हेल्पफुल है या उससे चीज़ बिगड़ती? ये तो वैसे थर्ड पार्टी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन देखिए बुनियादी मैंने कहा ना कि हमारे माशरे का एक हुस्न भी है। जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं उसके अंदर जब सपोर्ट सिस्टम होता है, मैं अक्सर मेरे पास जब मैरिटल थेरेपी के लिए लोग आते हैं और ख़वातीन ख़ास तौर पे आएँ और कहें कि जी हमारी सास के हवाले से हमारी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैंने एक बात उनसे एक सवाल करता हूँ कि आप जॉब करती हैं, अगर अक्सर कर रही होती हैं ख़वातीन, तो आप अपने बच्चों को मेड के पास छोड़ के जाना पसंद करेंगी या अपनी सास के पास? A grandmother is a better caretaker or a paid maid. So she's of you. Of course, मैं अपनी सास के पास, तो मैं कहता हूँ कि यही चीज़ आपकी सास को या आपकी एक्सटेंडेड फैमिली को ये इस्तेहकाक भी देती है कि आपके अगर मामलात में कहीं कोई कजी कोई मुश्किल आ रही है तो वो आपको हेल्प करें। तो उसमें मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप सोशल सॉलिसिटेशन के लिए अपनी फैमिली को उसमें लेकर आएँ। और मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा कि वाई नॉट एन एक्सटर्नल थर्ड पार्टी विद एन ऑब्जेक्टिव व्यू। अच्छा, हम इसमें ये ना समझा जाए कि मैं आई एम ट्राइंग टू प्रोपेगेट माई प्रोफेशनल ओरिएंटेशन, लेकिन आप मैरिटल थेरेपिस्ट, कपल थेरेपी के लिए अगर कोई मसाइल ऐसे हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, तो एक दूसरी राय लेने के लिए, पेशा वराना राय लेने के लिए, और वो भी मारूजी हक़ाइक़ को जो सामने रख के आपको राय दे सके, उससे आप उससे राब्ता करने में क्या मुज़ायका है। हमारे एक दोस्त हैं, वो इसी तरह की शादी के एक बहुत गंभीर मसले से गुजर रहे थे और पिछले 5-6 बरस से गुजर रहे थे। आखिरकार उन दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि हम इसी तरह की एक मुशावरत लें, प्रोफेशनल किसी फैमिली काउंसलर के पास जाएं। वो गए और 2-3 महीने के बाद उनकी डिवोर्स हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि अरे तुम लोग तो फैमिली काउंसलर के पास गए थे, और तो इसका मतलब है उसने कहा नहीं, वो बहुत अच्छा फैसला था,
इसलिए कि वो अनहैप्पी मैरिज जो हम 5 साल से लेकर चल रहे थे, उसने हमें हेल्प किया इस तयन करने में। अब हम बहुत खुश हैं, हम अलग होके ज़्यादा खुश हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। ऐसी कहानियां भी एग्जैक्टली ये बहुत पर्टिनेंट रेफरेंस है आपका। मैरिटल थेरेपी काउंसलिंग से ये मत समझिए कि जिन दो पुरुषों ने आपस में जुड़ना ही नहीं है, अगर एक काबला गलत किसी जगह पे लगा हुआ है, देखिए उसमें यह है कि जहां हम उस रिलेशनशिप के अंदर एड्रेसेबल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके स्मूथ कर देंगे, लेकिन वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना नामुमकिन हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा बजाय ये कि और उसकी और ब्रोकन फैमिलीज के मैं ये बताना चाहूँगा आपके नाजरीन को कि ब्रोकन फैमिलीज वो 25-30 बरस की शादीशुदा जिंदगियाँ जो इंतहाई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के साथ होती हैं, उसका असर उनकी आने वाली नस्ल पर बहुत बुरा मुरतब होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप अलहदगी इख्तियार कर लें, जो कि एक नापसंदीदा चीज़ है, लेकिन एक पॉसिबल प्लॉजिबल वे आउट है टू अवॉइड बिगर एंड इरिवर्सिबल। बिल्कुल ठीक। 3 मिनट है और 3 टिप्स हमें चाहिए, क्योंकि हमने वो अनाउंस कर रखा है कि उस मौजू पे आपसे तो एक मौजू पे ही सीरीज ऑफ सेशंस हो सकते हैं। यासिर, ये बताइए कि जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, आजकल एडिक्शन तरह तरह की, एक ज़माने में तो हम कहते थे जी हेरोइन, शराब, चरस, इस 3 के बाद चौथे हमें नाम ही नहीं आते थे। आजकल तो हर तरह की ड्रग्स, कैसे खासतौर पे यंगस्टर्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। 2-3 हमें टिप्स दीजिए कि किस तरह से एक ड्रग एडिक्ट को हम वापस नॉर्मल ज़िंदगी में ला सकते हैं। देखिए, एक तो ड्रग एडिक्ट को वापस लाने के लिए तो पूरा एक रिहेबिलिटेशन का, डिटॉक्सिफिकेशन का एक प्रोसेस है। ड्रग एडिक्शन में जाने से बचाने के लिए जो प्रिवेंटिव अप्रोच है वो हमारे इदारों से मेरी मुराद पेरेंटल इंस्टीट्यूशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लेने की ज़रूरत है कि आप सेहतमंदाना सरगर्मियाँ, तफरीही सरगर्मियाँ, फिजिकल एक्सर्शंस, इसको इंक्रीज़ करें, जो बदकिस्मती से हमारे आजकल बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ द रिक्रिएशन कन्फाइन हो गई है कि हमारे बच्चे जो हैं अब स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में जाने की बजाय, जिम्स में जाने की बजाय, फिजिकली एक्सर्ट करने की बजाय वो यहाँ होते हैं, और उसके नतीजे में उनकी एनर्जीज चैनलाइज नहीं हो रही होती हैं, और वो जो एक किक और सोशल प्रेशर उन पे माउंट होता है, उसका एक वे आउट होता है कि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार होते हैं। दूसरा, अनड्यू प्रेशर जो स्टडीज़ की शक्ल में है, बहुत ज़्यादा, जो डिमांड्स की शक्ल में है, और बहुत हैरत अंगेज़ है कि और कई हमारे पास जो हमारे इदारे में ट्रीटमेंट के लिए बच्चे आए हैं, उनसे जब हम पूछते हैं तो उन्होंने कहा जी कि हमने इसलिए शुरू की कि इम्तिहान का प्रेशर बहुत था, और मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ये ले लो, आइस ले लो या हैश ले लो, इससे तुम्हारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो वाकई उससे कंसंट्रेशन तो मेरी बड़ी, ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब छुटकारा नहीं हो रहा, अब वो नहीं हो रहा। और अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची इस आदत का शिकार हो भी जाए, तो उसमें प्लीज़ जो स्टिग्मा अटैच है, पहले तो उसे डिस्टिग्मेटाइज करें। ड्रग एडिक्शन इज़ अ ब्रेन डिजीज़। आप उसको ट्रीटमेंट के लिए, हमारे पास फैमिलीज आती है, बस पता ना चले आप इनको ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप उसको एक प्रोसेस से गुजारेंगे तो ये 3 से 4 माह का प्रोसेस है, जिसमें डिटॉक्स किया जाता है और रिहैबिलिटेट किया जाता है। अच्छा, ये एक तो वालिदैन को इस चीज़ का एहसास और इदराक होना ज़रूरी है। आखिरी चीज़ बहुत अहम है, आपने कहा बहुत सी नौयत की एडिक्शंस। व्हाट अबाउट बिहेवियरल एडिक्शन? There is a concept called digital addiction. हमारे पास आजकल बहुत से बच्चे आ रहे हैं गेमिंग एडिक्शन के साथ। गेमिंग एडिक्शन, और गेमिंग एडिक्शन में बताता चलूं कि गेमिंग एडिक्शन इज जस्ट लाइक कोकेन एडिक्शन, क्योंकि ये गेमिंग या डिजिटल एक्सपोजर ब्रेन के एग्जैक्टली वो प्लेजर एरिया स्टिमुलेट करती है जो कोकेन करती है। सो अब चूंकि वो नॉन सब्सटेंस एडिक्शन है, बच्चा बैठा हुआ है, माँ बाप के पास अपना टाइम मिल रहा है, और उसके नतीजे में अब हमारे पास गैर मामूली शिद्दत के और फ्रीक्वेंसी के साथ डिजिटल एडिक्शन और गेमिंग एडिक्शन के बच्चे आ रहे हैं। ये क्या उसी नौयत की एडिक्शन है जो हम बचपन में लूडो खेला करते थे, तो पूरी गर्मियों की छुट्टियां लूडो ही चल रही है, सुबह उठे 9 बजे लूडो के मैचेस शुरू हुए, शाम तक। अब फर्क है, ये उसको भी आप एडिक्शन कहेंगे डॉक्टर? देखिए, आदत और नशे का फर्क समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज होती है, एक आदत होती है या एक एडिक्शन, अगर मैं लूडो की कह भी लूं तो ये बेनाइन एडिक्शन है। आप लूडो 6 दिन नहीं भी खेलेंगे तो कोई मसला तो नहीं होगा ना। तो एक दिन आप कजन आए, सारी रात दिन लगी रही, लेकिन आपने 15 दिन लूडो नहीं भी खेली, 20 दिन नहीं भी खेली, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसलिए वो एक बेनाइन हैबिचुअल पैटर्न है, ओके, और हेल्दी है।
ठीक है। ठीक, लेकिन देखिए, ये जो है ये तो आपके ये ब्रेन सेल्स को जाके इट इज ये तो आपकी पूरी न्यूरोट्रांसमीटरल एक्टिविटी, न्यूरल पाथवेज, इन सब के लिए डैमेजिंग। तो बिल्कुल आपका इसमें बच्चा अपोलोजेटिक नहीं हूं। अगर जी जी, बहुत ज्यादा गेमिंग गेम्स तो वो आपको वक्ती सुकून और वक्ती वक्त तो मिल गया। फराहम कर रहा है, लेकिन ये जहन में रखिए खतरा है कि कहीं कल को उसके लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना हो जाए, कि वो फिर वापस एक नॉर्मल हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ आने से इनकारी हो जाए, क्योंकि वो बिल्कुल कोकेन या आइस या दूसरे किसी की नशे की तरह गेमिंग का आदी हो जी गया। बिल्कुल वेरी बिल्कुल इंटरेस्टिंग, वेरी बिल्कुल ऐसा इंटरेस्टिंग। ही है। यासिर, बड़ा दिलचस्प सेशन रहा, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, बहुत मजा आया। दो अहम मौज़ूआत पे हमने बात की, लेकिन जो पॉइंट्स आपने उठाए और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है मेरा आज का टेक अवे ये था कि हेल्थी एनवायरनमेंट के अंदर के लिए ज़रूरी है कि आपके एंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के, रिक्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए, होनी चाहिए। ताकि जी वो बिल्कुल कमरों में घुस के स्मार्टफोन्स और टीवी की स्क्रीन से निकलें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। राइजिंग पाकिस्तान के सेट से अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, ज़िंदगी ने दी इजाज़त, फिर मिलेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।